अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज फ़र्द जुर्म की टीम मौजूद है थाना काना में। काना की हदूद में वाक़या एक निजी सोसाइटी में एक खातून को 3 दिसंबर के रोज़ कत्ल कर दिया गया। अंधे कत्ल की इस वारदात का IG पंजाब से लेकर CCP और लाहौर तक तमाम आला अफसरान ने सख्ती से नोटिस लिया। अफसरान के नोटिस के बाद गोया के लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पर लग गए। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला शुरू किया। कातिल कौन था? कत्ल की इस वारदात के पीछे छुपे मुहरकात क्या थे? पुलिस इसका कोई सुराग ना लगा सकी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 18 रोज़ के बाद मकतूला की शनाख्त हुई तो मालूम हुआ कि मकतूला नश्तर कॉलोनी की रिहायशी समिया गुल है। मकतूला की शनाख्त के बाद पुलिस ने किया तफ्तीश का दायरा कार वसी और मकतूला के मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड हासिल किया। रिकॉर्ड की मदद से पुलिस ने मुश्तबा अफराद से तफ्तीश शुरू की। इस दौरान निजी सोसाइटी में लगे CCTV कैमरास में एक ग्रे कलर की कार पुलिस को नज़र आई। उसके बाद पुलिस ने एक्साइज से शहर में चलने वाली तमाम ग्रे कलर की गाड़ियों का डाटा तलब कर लिया। डाटे की इंक्वायरी की तो कुछ हासिल ना हुआ। 11,000 गाड़ियों के बाद पुलिस ने वकूए के रोज़ इस राउंड में गुजरने वाली 3,000 ग्रे कलर की गाड़ियों का डाटा चेक किया, तब भी कुछ हासिल ना हुआ। अब ले दे के पुलिस के पास सिर्फ एक क्ल्यू था कि एक ग्रे रंग की गाड़ी और उसके डैशबोर्ड पर पड़ा टिश्यू का डब्बा वही मुल्ज़म तक पुलिस को पहुंचा सकता था। पुलिस ने जहां रवायती तफ्तीश की, वहीं जदीद साइंसी खतूत पर भी तफ्तीश की और बिला आखिर अंधे कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़म कौन था? क्यों उसने उस खातून को अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल किया? कत्ल की इस वारदात के पीछे छुपे मुहरकात क्या थे? इस हवाले से आज हम मौजूद हैं थाना काना में, जहां हम इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से भी इस केस के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ कत्ल की वारदात में मुलविस मुल्ज़म से भी गुफ्तगू करेंगे और उससे पूछेंगे कि क्यों उसने ये वारदात की। क्या अनाथ थी, क्या दुश्मनी थी और क्या कोई ऐसी बात थी जिसने उसको ये इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर कर दिया। स्नेहा गिल का बेईमाना कत्ल। कातिल गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। कत्ल की इस बेईमाना वारदात के हवाले से हम बात करेंगे स्नेहा गिल की वालदा से। उनसे पूछेंगे क्या कहती हैं वो। आपकी बेटी को कत्ल कर दिया गया इंतहाई बेईमाना अंदाज में, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? मैं चाहती हूँ मेरी बेटी के कातलों ने बहुत बेरहमी से उसको कत्ल किया गया है, उन्हों को भी फांसी के तख्ते तक आना चाहिए, क्योंकि उन्हों को भी वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। ये कल को किसी और की बेटी का मर्डर ना करें, जैसे मेरी बेटी का उन्होंने बहुत बेरहमी से किया। उसका 1.5 साल का एक बेटा है। तो मैं यही गवर्नमेंट को मेरी गुजारिश है कि उसनों को भी फांसी के तख्ते पे लटकाई, कि जैसे मेरी बेटी को बेरहमी से 18 गोलियां उन्होंने मारी हैं, ऐसे उन्हों को भी मारना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ ग्रांड माइकल की और शकील की और भाई आशिक गिल की और पुलिस महकमे की। तकीर भाई है, वो तशवीश है, और शहजाद है एक, वो क्या नाम है उसका, रजा, वो बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, आपकी बेटी को क्यों मारा गया? 18 दिन आपकी बेटी घर से गायब रही, क्या वजह थी? क्या कोई दुश्मनी थी? क्या था?
हमारी कोई दुश्मनी नहीं, इन्होंने गवाह किया मेरी बेटी को, गवाह करके उसका मर्डर कर दिया है। हमें तो ये भी नहीं, हम लोग ढूंढ रहे थे अपनी बेटी को, लापता थी, हम रिश्तेदारों से पूछा, वो कहते यहाँ पे तो नहीं आई। वो शाम को सिर्फ घर से वो निकली है सामान थोड़ा ख़रीदने के लिए, वापस नहीं आई। लेकिन इन्होंने बहुत बेरहमी से दर्दी से कत्ल किया है। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 7 बेटियाँ थी, 1 बेटा है। ये घर में सबसे बड़ी थी, छोटी थी? बड़ी बेटी से छोटी बेटी है, ट्विंस है दोनों बहनें। तो ये छोटे वाली, इसका 1.5 साल का अपना बेटा है उसको बहुत बेरहमी से मारा गया है। तो लेकिन ये है कि मेरे को इंसाफ चाहिए, मैं अपनी बेटी का इंसाफ मांगती और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये भाई है जो शुरू से आशिक गिल भाई, वो मेरा केस बच्ची का देख रहा है। इंसाफ, सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। मेरे साथ स्नेहा के नाना मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। आपकी नवासी को इंतहाई सफाकाना अंदाज में कत्ल किया। जी मेहरबानी है, सानू साथ चाहिए। एक पुलिस महकमा साडे बहुत हक साडे हक च तुरे जान दिया, तो सानू साथ चाहिए। आपकी कोई दुश्मनी थी? नहीं, सारी कोई किसी ना दुश्मनी नहीं। वो सिर्फ घर गई है, घरों समान लैन गई, वापस नहीं आई। तो साढ़े घर च मतलब धमकियां भी लाते हैं लोग, आन के साडा बदतमीजी भी करते हैं। धमकियां इंसाफ से रोकने के लिए, इंसाफ मांगने से रोकने के लिए क्रिश्चियन कम्युनिटी के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, आशिक गिल। हम उनसे बात करते हैं, वो क्या मुतालबा करते हैं। एक बच्ची, उसको कत्ल कर दिया जाता है, क्या कहें? ये जो मर्डर हुआ है इसका दुख तो हमें है, क्योंकि ये कत्ल इस तरह बेईमानगा तौर पे, प्लानिंग की तौर पे किया गया है। ये 2 तारीख को घर से गई है शाम टाइम सौदा सल्फ लेने के लिए, और जब ये घर से गई है तो घर वापस नहीं आई। 3 तारीख को इसका मर्डर हो गया। 21 तारीख को, इस दिसंबर 21 को इसका घर वालों को तला मिली है महकमा पुलिस की तरफ से, और 24 को ये हमें पता चला है, मुझे पता चला है। और मैंने उस दिन से लेकर आज तक मैं इस सारे केस को देख रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो दरिंदे हैं, ऐसे भेड़िए जो बेरहमी से कत्ल करते हैं और जो अपने हवस को पूरा करने के लिए ये लोगों की बेटियों को गवाह करते हैं, जैसे ये स्नेहा गिल को किया गया है। और मैं समझता हूँ ऐसे नसूरों को कैफरे करतार तक पहुँचना। पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन हैं आप? पुलिस की तफ्तीश जो है उस पर हमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है, क्योंकि बिल्कुल हम मुतमिन हैं, क्योंकि शुरू दिन से मैं इस केस को देख रहा हूँ। जैसे कि रजा साहब हैं, वो जो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज हैं, और तकीर साहब हैं जो हमारे आईओ हैं, और शहजाद भाई हैं, उसका भी इसमें ज़्यादातर किरदार है। मैं समझता हूँ कि सबसे ये मेरी अपील है आईजी पंजाब, CCOP लाहौर, SP साहब और हमारे इंचार्ज जो हैं और पुलिस महकमे के तमाम ऑफिसर, उनके सामने हमारी अपील है कि ये स्नेहा गिल का इंसाफ होना चाहिए। स्नेहा गिल का इंसाफ चाहिए बस, और कोई मुतालबा नहीं है। और हम पुलिस जो है उन्होंने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया है। मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तहकीकात का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के दायरे कार को वसी कर दिया गया है। देखना ये है कि क्या पुलिस की तफ्तीश उस नहज तक पहुंच पाती है जहां पुलिस इन मुल्ज़मान को इनके जुर्म की करार वाकई सज़ा दिलवा सके। काना की निजी सोसाइटी में खातून का अंधा कत्ल कैसे ट्रेस हुआ, इस हवाले से हम बात करते हैं इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना इंस्पेक्टर मोहम्मद रज़ा से। रज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया।
एक वाक़या होता है, एक खातून कत्ल कर दी जाती है, कैसे ये केस ट्रेस किया? ये तो चैलेंज था लाहौर पुलिस के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज था ये, क्योंकि इसमें आइडेंटिफिकेशन खातून की भी नहीं हुई थी और ये बिल्कुल ब्लाइंड मर्डर था। ये हमें किसी राहगीर ने ही कॉल की थी 15 पे कि इस तरह फायरिंग करके कोई एक औरत है, उसको उसकी डेथ हुई है। वो मौका पे पहुँचे, हमने उधर से देखा, इर्द गिर्द से पता किया, लोगों से पता किया। जिस टाइम का ये वक़ूआ बयान हो रहा था उस टाइम की हमने फिर काफ़ी CCTV जो लोकल CCTV फुटेज से उनसे मदद हासिल की। उसके अलावा फिर हमने जो उसमें दीगर ज़राए थे हमारे, उससे भी पता किया। और सबसे जो हमारे लिए जो पहले मसला था कि उस खातून की आइडेंटिफिकेशन कोई नहीं हुई, क्योंकि कोई उसके पास से कोई ID कार्ड, कोई चीज़, उसका नाम, कोई मोबाइल, कोई चीज़ नहीं मिली। वो फिर पुलिस ने अपनी मुद्दत में ही अननोन मुलज़मान के ख़िलाफ़ अननोन जो खातून है उनका हमने करवाया। हमारे लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज था कि इस खातून की शनाख्त सबसे पहले, उसकी शनाख्त के लिए हमने काफ़ी एफ़र्ट्स की। जो अगवा के उस में पर्चे हुए थे, क्योंकि हमारे साथ कसूर की बाउंड्री भी है, हमने लाहौर की तमाम FIRs कलेक्ट की, कसूर की उनके कंप्लेनेंट से रब्ता किया। फिर हमने अखबार में भी दिया इसमें इश्तिहार और केबल वाले, लेकिन हमें कोई कामयाबी ना मिल सकी। और फिर जो दूसरा एक हमारा प्रोसेस होता है कि हमने फिर वो PFSA के ज़रिए और अपनी लैब के ज़रिए हमने उसके फिंगरप्रिंट लिफ्ट करवाए और फिर नादरा को भेजे। और फिर नादरा से जो उसमें क्योंकि कुछ थोड़ा टाइम गेन होता है, नादरा से फिर हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन मिली। अच्छा, नादरा से आइडेंटिफिकेशन हुई, फिर पता चला कि ये खातून जो है, इसका नाम इसका नाम सनीहा गिल था और इनका एड्रेस फिर आया कराची का। अच्छा, पहले कराची का एड्रेस था? कराची का एड्रेस था। फिर हमने इनकी नादरा से फैमिली ट्री ली, मज़ीद काम किया। इसके अलावा साथ साथ हम अपने CCTV कैमरा और उधर से हमें पता लगा कि एक वैगनार कार है जिस लड़के पे ये खातून आई थी और अननोन मुलज़म जो थे उन्होंने फिर इसको मर्डर किया था। अच्छा, उस वैगनार की कहानी बताइए। उसमें कहा जा रहा है कि एक टिश्यू का डब्बा था जो आपके पास एक वाद के लिए था। जी, उसमें आमतौर पे कोई होता है, कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई ऐसा डेंट या कोई स्टिकर लगा होता है। तो उसमें हमें जो फुटेज मिली थी उसमें एक डैशबोर्ड के ऊपर एक टिश्यू पेपर का डब्बा पड़ा हुआ था। तो वो एक निशानी थी। उससे फिर हमने मज़ीद अपने रिंग, क्योंकि इसके पास हमारे रिंग रोड थी, रिंग रोड के कैमरास देखे, सेफ सिटी के देखे, फिर लोकल कैमरास देखे। फिर हमने वैगनार जो लाहौर रजिस्टर्ड थी वो निकलवाई सारी। वो तो तकरीबन 9-10 11,000 के करीब निकली, 11,000 के करीब निकली। वो उन पर फिर हमने जो इस हमारे एरिए की थी उनके फिर हमने ड्रेस निकलवा के उनको चेक करना शुरू किया। ये काम हम साथ जारी रखे हुए। तो इस दौरान हमें रिपोर्ट आती है नादरा की, तो फिर ये कराची का ड्रेस निकला। फिर हमने इसके फैमिली ट्री निकलवाई। फिर हम यानी तफ्तीश जो है वो लाहौर से कराची से फिर लाहौर। जी, और इसमें यानी कि सारा कुछ ही हम सिर्फ अपने इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने के लिए कर रहे थे और सिर्फ अपनी एक ड्यूटी समझ के और फ़र्ज समझ के कर रहे थे, क्योंकि इसमें बिल्कुल हमारे अफसरान का प्रेशर भी था। अफसरान की तरफ से देखें जी, ब्लाइंड मर्डर तो अफसरान की हिदायत हमेशा से ही होती है और ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करना हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। और उसके लिए हम ये सारा कुछ कर रहे थे ताकि हम इसको आइडेंटिफिकेशन हो और आगे हम मुलज़मान तक पहुंच सकें। फिर हम उसमें हमने फिर अपने दूसरे सॉफ्टवेयर कुछ जो हमारे पास है, टेनर रजिस्ट्रेशन है, फिर और है, उससे फिर हेल्प ली। फिर हमें ये पता लगा कि इसकी वालदा जो है ये इधर करीब ही यूनाबाद में रेंट पे रह रही हैं। फिर हमने उनका घर ट्रेस किया, फिर उधर पहुँचे, उनसे पूछा तो फिर उसके बाद ये हुआ कि मुद्दत पहले पुलिस की थी, फिर उस खातून की वालदा, जो उनकी वालदा जो थी वो उसको मुद्दई बना दिया गया। उनको उनकी स्टेटमेंट फिर ली गई। उसके बाद फिर क्या आया था कि उसमें उनकी वालदा ने से पूछा कि उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं करवाई थी, क्योंकि बूढ़ी खातून थी। तो उन्होंने इसके किसी भी मिसिंग के मुताल्लिक कोई भी रिपोर्ट भी किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं करवाई। टोटली ब्लाइंड था ये, बिल्कुल ये ब्लाइंड था। तो फिर उनसे हमने फिर जो इस खातून जो थी जिसका मर्डर हुआ था, इनके कोई नंबर से हमें मिले जो इनके इस्तेमाल में थे। फिर उनसे कुछ हमने पता किया, क्योंकि हमारे पास एक क्लू तो वैगनार कार का था ही, और फिर दूसरा उनसे हमने कुछ लिया। तो फिर हमें कोई 8-9 सस्पेक्ट हमने उसमें से निकाले, उनसे तफ्तीश की नंबर से उनसे, फिर उनको हमने ट्रेस किया, तफ्तीश की। और फिर हमने साथ साथ ये भी तलाश जारी रखी कि इस खातून के मिलने वालों में से या कोई जो भी थे उनमें थे रिलेटिव्स थे वैगनर किसके इस्तेमाल में थे। वो भी हमें फिर फौरी तौर पे नहीं पता लग सका कि वैगनर, क्योंकि इनमें से किसी के पास भी नहीं थी। तो फिर इसी तरह हमें फिर 1-2 क्लू मिले अच्छे, जहाँ से वो ये क्लिक कर गया।
और फिर हमें ये वैगनार भी हमें पता लग गई किसके पास थी, किसने इस्तेमाल की थी, क्योंकि फिर उस वैगनार का हमने उसके ट्रैकर कंपनी से भी रिकॉर्ड मंगवाया है। लकीली उस जो जब हमने ये वैगनार जिसके इस्तेमाल में थी, क्योंकि वो किसी से मांग के लेकर आया था, फिर हमने उससे अगर ट्रैकर कंपनी से मंगवाया तो उसमें भी एग्जैक्ट वकूए के टाइम उस वैगनार की लोकेशन भी उस टाइम पे थी। अच्छा, अगर कहा जाए तो कम से कम 2 माह से ज़ायद के अरसे में आपने इस केस को ट्रेस किया, 2 माह से ज़ायद का अरसा लगा इसको, यानी कि हमें पहले आइडेंटिफिकेशन करने में कोई 20-25 दिन तो खातून के आइडेंटिफिकेशन में लग गए। उसके बाद फिर इसको जिन्होंने मर्डर किया था उसको ट्रेस करने में और फिर एविडेंस वगैरह कलेक्ट करनी थी, तकरीबन हमें 2 माह लग गए। अच्छा रज़ा, अब मुल्ज़म गिरफ्तार है, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है? तफ्तीश अभी इसमें मुल्ज़म को हम गिरफ्तार करके रिमांड लेकर आए हैं। अभी हमने इसे जो है इसके ये भी चेक करना है कि आया ये मुल्ज़म अकेला था कि इसके कोई साथ भी था। दूसरा फिर जो था इसके जो हमने वेपन है जिससे इसने मर्डर किया है उसमें 9 फायर लगे थे। अच्छा, 9 फायर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, 9 फायर इंजरीज़ हैं जो उसमें आई हैं। तो उसमें ये चीज़ें हमने सारी कलेक्ट करनी है और रिमांड में है हमारे पास, ये फिज़िकल रिमांड में, तो इंशाल्लाह हम उसको कर रहे हैं। इतनी शिद्दत पसंदी, 9 फायर, क्या वजह थी, क्या गुस्सा था? वजह इनकी थी आपस में, इनकी दोनों की दोस्ती वगैरह थी आपस में। इनका कोई शादी लड़के की हो गई, फिर ये खतून का जो ये अभी तक चीज़ें सामने आ रही हैं, अब इसमें हम कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्या थी। कब तक तफ्तीश का अमल मुकम्मल होगा? ये विद इन अ वीक हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। क्या समझते हैं कि ये केस अपने पाया तकमील तक पहुंच पाएगा? जी इंशाल्लाह ताला हम इसमें जो है उसमें जो इससे वेपन इस्तेमाल हुआ है, फिर हमारे पास जैसे ट्रैकर कंपनी की हमने ली है, फिर जिससे ये गाड़ी लेकर आया, फिर हमारे पास कुछ CCTV फुटेजेस हैं, और फिर जो लड़की के जो थी चीज़ें, जिस तरह बैग था, फिर उसके वो थी मोबाइल फ़ोन था, यहाँ तक कि उसकी जूती भी नई मौके से हमें मिली थी, ये जूती भी उसकी साथ ले गया था। तफ्तीश में कोई ऐसा सुकम जिसका मुल्ज़म फ़ायदा उठा सकें? नहीं जी, हमारी तो पूरी कोशिश यही है कि कोई ऐसा सुकम ना ही हो, और इंशाल्लाह इसको हम कोई ऐसी चीज़ को छोड़ेंगे भी नहीं, और इसको हम मुकम्मल एविडेंस के साथ चलान करेंगे। बातें सुनी आपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन काना इंस्पेक्टर रज़ा की। उनका कहना है कि तफ्तीश में किसी किस्म का सुकम नहीं छोड़ा जाएगा, मुल्ज़म को उसके किए की सज़ा ज़रूर दिलवाई जाएगी, और अभी तफ्तीश का सिलसिला भी जारी है। क्यों किया गया इस लड़की को कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहर्रकात क्या थे, इस बारे में हम बात करेंगे SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन आफ्ताब अहमद फुलरवान से, और इसके साथ साथ कत्ल की इस वारदात में मुलविस मुल्ज़म से भी। क्या कहता है मुल्ज़म अपने इस घनौने जुर्म के बारे में, आइए उसी की ज़ुबानी सुनते हैं। SP मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन से बात करने से पहले हम चलते हैं उस मुल्ज़म की जानिब और उससे पूछते हैं क्यों की उसने कत्ल की ये वारदात, क्या मुहर्रकात थे, क्या ऐसी वजह हो गई कि उसे ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा। आइए हमारे साथ। मेरे साथ मौजूद है मुल्ज़म अब्दुल्ला, जिसने उस लड़की को कत्ल किया और उसकी लाश को वीराने में फेंककर फ़रार हो गया। कत्ल करने और लाश फेंकने तक मुल्ज़म इसी गुमान में था कि शायद कत्ल की ये वारदात कागज़ों में छुप जाएगी, पुलिस कभी भी उसका सुराग ना लगा पाएगी और वो यूं ही दंदनाता फिरेगा। मगर कानून ने मुल्ज़म के छोड़े हुए पाँव पर चलते हुए उसे दबोच लिया। अब ये मुल्ज़म कानून की गिरफ्त में है। इसी से पूछते हैं क्यों इसने ये इंतहाई कदम उठाया। अब्दुल्ला, क्यों मारा, क्या वजह थी? मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती रहती, जहनी मरीज़ बना देता मेरे डिप्रेशन का। मुझे कहती थी मेरे से शादी कर, नहीं तो तेरे घर वाले मेरी शादी हुई है अभी पिछले दिनों
3 महीने पहले। कह रही तेरी बीवी को वीडियो दिखा दूँगी, कोई तेरे पे केस करा दूँगी, नहीं तो तुझे फायर मरवा दूँगी किसी को कह के, अगर तू मेरा नहीं तो किसी का भी नहीं होने दूँगी। कब से तुम्हारे ताल्लुक थे उसके साथ, कब से दोस्ती थी, क्या वजह बनी? अगर दोस्ती के दरमियान प्यार के वादे थे तो उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया? वो मैरिड थी, पहले ही शादीशुदा थी, मैं उसे कैसे शादी करता? वो क्रिश्चियन थी, मैं मुस्लिम था। मैंने उसको क्या कहते हैं बड़ा कहा कि नहीं ये शादी नहीं हो सकती है, वैसे ही हम फ्रेंड बन के रह सकते हैं। उसने कहा नहीं शादी कर, नहीं तो ये कर दूँगी वो कर दूँगी। वैसे कैसे फ्रेंड, कैसे दोस्ती हुई, किस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ? शीशा कैफ़े में आई थी अपने फ्रेंड के साथ, किसी पेशावर औरत आई थी वो। नहीं वो पेशावर है, ये बाद की बात है, वो कराची की। तुम कहाँ के रहने वाले? वो यहीं पे युवानाबाद रहती। और तुम कहाँ के रहने वाले? मैं शिमला पहाड़ी के। तुम शिमला पहाड़ी रहते थे, कैसे ये दोस्ती? शीशा कैफ़े में मैंने उसका नंबर दे दिया था, फिर वहाँ पे आती रहती थी, स्टूडियो आती रहती थी, दोस्त का स्टूडियो था, उसको शूट कराने का शौक आया था, शूट वगैरह कराने आती थी, फिर अंडरस्टैंडिंग होगी ज़्यादा। क्या काम करते हो तुम और क्या ज़राए आमदनी है? मेरी 18-20 हज़ार रुपये सैलरी है। राइडर हूँ मैं, एज अ राइडर हूँ करेंसी एक्सचेंज में, और प्राइस बॉन्ड का भी काम कर लेता हूँ। अच्छा। तो तुम्हें दोस्ती करने से पहले नहीं पता था कि वो शादीशुदा है? मुझे पहले नहीं पता था, पता चला ना जब मुझे इसका बैकग्राउंड कि ये काम करती है और शादीशुदा भी है, तो फिर मैं इससे पीछे हट गया। लेकिन वो कहती नहीं, उसने मेरा सारा ना मोबाइल का डाटा ना, आइसमैन आती है, हैकर आती वो, उसने मेरे गूगल अकाउंट लगा के ना अपने मोबाइल में, तो उसने सारा डाटा ट्रांसफ़र कर दिया और मेरे नंबर भी दोस्तों के ले लिए, मेरे दोस्तों के साथ भी दोस्ती की उसने, और उनसे पूछ लिया मेरा घर किधर। उसको मारने का ख्याल कैसे आया, कैसे ये मंसूबा तुमने तश्कील दिया? वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ही करती थी कि मैं तुझे मार दूँ। इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्या करती थी? कि तेरे पर कोई केस करवा दूँगी, नहीं तो तुझे मरवा दूँगी मैं, तो मेरा नहीं होएगा तो किसी और का भी नहीं होने दूँगी। तुमने कैसे मारा उसको, किस तरह ये मंसूबा तश्कील दिया? मुझे कहती कि ना मेरे साथ रह, कराची से आई थी 6 महीने बाद, मुझे कहती कि मेरे साथ रह, फ्लैट होटल ले लेते हैं। मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं रह सकता, अब मेरी शादी हो गई, अब पहले वाले नहीं, पहले तरह नहीं रह सकते, अब हम इकट्ठे, पहले कोई और बात थी, अब तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मैं इसकी अम्मी के घर इसको उसके हाथ पे पकड़ा के आया हूँ कि अपनी बेटी को समझाओ, तो ये ज़बरदस्ती नहीं किसी चीज़ को हासिल कर सकते। बड़े मासूम से नहीं लग रहे तुम कि बस ऐसे ही मासूम से बच्चे की तरह तुम अपना रवैया दिखा रहे हो कि बस ऐसे ही सब कुछ हो गया? मैं पूछ रहा हूँ कि किस तरह मारा, किस तरह मंसूबा बनाया? मैंने बस पिस्टल ले लिया एक, मैं उसको गाड़ी में लेके चला गया, गाड़ी में ले जा के मैंने उसको फायर मार दिया। फिर उसके बाद वहीं पर ही छोड़ के चला गया उसको, मैं डर गया था फिर। अच्छा, फिर मैं पुलिस ने मुझे, घर आए पुलिस वाले और मैं फिर भाग गया, तो फिर घर वाले मामा पापा को लेके चले गए, फिर मैं अगले दिन पेश हो गया। नहीं मुझे ये बताओ, तुमने उसको मारने का प्लान कैसे बनाया, ये चीज़ बताओ मुझे। ये नहीं कि आया पकड़ा गया वो, ये मारा कैसे, ये बताओ। पिस्टल से मारा, पिस्टल मंगवाया एक दोस्त से, पिस्टल ला के फिर मैंने उसको, वो आई मेरे पास, उस शराब लेके आई थी, शराब पी, मैंने भी पी, उसने भी पी, शराब पी के फिर वो सो गई आगे फ्रंट सीट पे, मेरे पट पे सर रख के सो गई थी, तो फिर बेहोशी थी। मैंने उसने मुझे कहा होटल जाना, मैंने कहा होटल नहीं जाना, मैं दोस्त के फ्लैट पे लेके जाता हूँ तुझे। मैं फिर इसके घर के पास आके जाके थोड़ा सा काने वाली साइड पे मैंने सुनसान जगह देखी, वहाँ पे मैंने शूट कर दी। बाहर निकाल कर मैंने कहा फ्लैट आ गया, वो नशे में आई थी। कोई फिल्म देखी थी कि कोई क्या, किस तरह ये ख्याल आया कि इसको ऐसे मार के ऐसे फेंक के मैं भाग जाऊंगा तो मुझे पुलिस कभी नहीं पकड़ सकेगी? बस वैसे मैंने कहा, वैसे मेरे जहन ने कहा कि नहीं ऐसे करना चाहिए, शराब पी थी बस होश नहीं। कितने बहन भाई हो, कितने फायर मारे थे पहले तो ये बताओ? फायर मैंने 5-6 मारे। इतना गुस्सा था, 5-6 फायर मार दिए उसको? अंधेरे में नज़र नहीं आया था।
कितने बहन भाई हो? वालिद क्या काम करते हैं? वालिद पार्किंग का काम करते हैं। बहन भाई कितने हैं? 3 भाई 1 बहन। सोचा नहीं था पकड़े जाओगे तो उनका क्या बनेगा? बदनामी होगी, बताओ। बस वो गुस्से में किस चीज़ का गुस्सा था? मैं गुस्से का ही तो तुमसे पूछ रहा हूँ। यही कि ज़बरदस्ती पेटे पाड़ी थी मेरी। ज़बरदस्ती पेटे पाड़ी थी? दोस्ती भी उसने ज़बरदस्ती की थी तुम्हारे साथ? दोस्ती की, मैंने उसको कहा बस एक हद तक आई थी दोस्ती, अब शादी होगी, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। कह रही नहीं तू मेरे साथ भी कर। मुल्ज़म की बातें आपने सुनी हैं, अजीब बेरबत सी गुफ्तगू है इसकी। ज़बरदस्ती की दोस्ती थी, मुझसे ज़बरदस्ती शादी करना चाह रही थी, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं उसको मार दूं। 4 से 5 फायर मारे इस शफाक मुल्ज़म ने उस खातून को, और लाश फेंक कर ये फ़रार हो गया। ये सोचा कि शायद कभी नहीं पकड़ा जाएगा, मगर खून नाहक है, बोलता है। मुल्ज़म पकड़ा गया, कानून की गिरफ्त में आ गया, एतराफ़ जुर्म भी कर लिया इसने। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुल्ज़म से तफ्तीश का सिलसिला जारी है। तफ्तीश मुकम्मल होगी तो उसके बाद इसका चालान अदालत में जमा करवाया जाएगा। मुल्ज़म की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ से हम चलते हैं SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन आफ्ताब अहमद फुलरवान के पास। उनसे पूछते हैं वो क्या बताते हैं, किस तरह इस अंधे कत्ल को ट्रेस किया। आइए हमारे साथ। तीन दिसंबर को कान्हा की एक निजी सोसाइटी से एक लड़की की लाश मिलती है। इब्तदाई तौर पर मकतूला नामालूम, कातल नामालूम। मकतूला कौन है कुछ पता नहीं, कातल कौन है इसका भी कुछ पता नहीं। पुलिस सर पकड़ कर बैठ जाती है। बादशाह 18 दिन के बाद मकतूला की शिनाख्त होती है और उसका नाम मालूम होता है सनीहा गिल। पुलिस तफ्तीश का दायरा कार वसी करती है। मुल्ज़म पकड़ा जाता है। कैसे पकड़ा जाता है मुल्ज़म, किन पहलुओं पर तफ्तीश की जाती है, इस बारे में हम बात करते हैं SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन आफ्ताब अहमद फुलरवान से। फुलरवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। अंधा कत्ल कैसे ट्रेस हुआ, कैसे आया मुल्ज़म आपकी गिरफ्त में, और मुहरकात क्या है? जी मलिक साहब, मैं बताता हूँ कि ये एक मुश्किल केस था। आई हैव नो हेजिटेशन टू से कि ये एक आसान केस नहीं था। इसमें पॉलिसिंग के तमाम असूलों को अप्लाई करने के बाद, टीम वर्क के बाद और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर के बाद हम कामयाब हुए इस मुश्किल ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करने में। होता यूँ है कि 3 दिसंबर 2022 15 की कॉल चलती है कि इधर एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी है जिसे गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। इस कत्ल की ये वारदात जो है ये अलग सुबह जो है ये उस वक्त पेश आती है। बिल्कुल सुबह 5:37 पे 15 की कॉल चलती है। 15 की कॉल चलती है। तो उस वक्त अभी सूरज तुलू नहीं हुआ। जो इंस्पेक्टर रज़ा, उसकी टीम मेंबर सब इंस्पेक्टर तौकीर शफ़ी, ASI सज्जाद, हेड कांस्टेबल राशिद और मतलूब कांस्टेबल, ये एक बेहतरीन अफसरान और मुलाजमान की टीम तश्कील दे दी गई कि इस केस को ट्रेस करें। आपकी जानिब से ये एक टीम बनाई गई ताकि ये अंधा कत्ल, एक खातून का कत्ल है, इसको ट्रेस किया जाए। किस तरह ये वारदात बिल्कुल पेश आई, इन पहलुओं पर तफ्तीश शुरू किया। अब एक सबसे पहले जो हमें क्लू मिल रहा है वो मिल रहा है कि ग्रे कलर की वैगनार। अच्छा, ग्रे कलर की एक वैगनार है। अब उस ग्रे कलर की वैगनार के लिए इन्होंने एक्साइज डाटा चेक किया तो पता चला है कि लाहौर में 11,000 ग्रे कलर की वैगनार्स रजिस्टर्ड हैं। 11,000 वैगनार्स को आपने चेक किया? अब वो रजिस्टर्ड हैं, उनको चेक किया गया, क्लू नहीं मिला। अच्छा। उसके बाद रिंग रोड और सेफ सिटी के कैमराज में 3,000
ग्रे वैगनार्स का रिकॉर्ड चेक किया गया जो इस दौरान शहर में मूव कर रही थी, उस वारदात के दौरान और एक मखसूस औकात कार में वो मूव कर रही थी। उनमें से किसी भी वैगनार का उस वैगनार के साथ जो शनाख्ती अलामतें इनके पास थीं, उसमें एक टिशू का डब्बा रखा हुआ था उसके सामने डैशबोर्ड पे, तो वो अलामत नहीं मिल रही थी। अच्छा आफ्ताब साहब ये बताइएगा कि 11,000 वैगनार्स का आपने डाटा चेक किया, फिर 13,000 वैगनार्स को 3,000 वैगनार्स को आपने सेफ सिटी और अदर्स कैमरास की मदद से चेक किया, मगर इस तमाम तफ्तीश का जो एक सिलसिला जारी है इसमें तो ना मकतूला की शनाख्त है और ना ही मुल्ज़म की शनाख्त है। ये बताइएगा पहले कि मकतूला की शनाख्त जो है वो कैसे अमल में लाई गई? जी मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें आपने दुरुस्त कहा कि हमें कातिल का भी नहीं पता, हमें मकतूला की भी शनाख्त नहीं पता और मुदई भी कोई नहीं है। तो इस मुकदमे में जो मुदई बनी है वो लोकल पुलिस बनी है। अच्छा, पुलिस खुद मुदई बनी है, अपनी मुदईयत में पर्चा, पुलिस इसमें मुदई बनी है और ये सारी शनाख्त करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और उसके बाद 365 बी के अगवा के 1500 पर्चों को चेक किया गया कि उनमें से किसी मुकदमे में इस उम्र रंग हुलिये की बीबी अगवा हुई है कि नहीं, नहीं हुई। 1500 एफआईआर मुकदमात की मिसल्स चेक की, तफ्तीश चेक की, आपने एफआईआर चेक की जी। अच्छा, फिर उसके बाद 1500 एफआईआर में इस उम्र रंग हुलिये की बीबी अगवा नहीं हुई। लेकिन पुलिस के काम में मायूसी किसी पॉइंट पे नहीं होती। हमने मकतूला के फिंगरप्रिंट्स लेके नादरा को भिजवाए हुए थे कि नादरा के रिकॉर्ड में उसकी शनाख्त हो जाएगी। 18 दिन बाद हमें नादरा का रिकॉर्ड मिल जाता है, 18 दिन के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि मकतूला जो है इसका नाम स्नेहा गिल है, ये निश्तर कॉलोनी के इलाके की रहायशी है और इसका ये फैमिली है। फैमिली पे पुलिस फौरी तौर पे पहुंचती है उसकी वालदा परवीन बीबी के पास और परवीन बीबी से पूछती है कि आपकी बेटी किधर है। वो कहती है जी 18 दिन पहले मिसिंग है। हमने कहा आ जाएगी, तो नहीं आई। तो उन्होंने कहा जी हम अफसोस से आपको बताते हैं कि शी इज़ नो मोर, वो मर्डर हो गई है। वो रोना पीटना उनका शुरू हो जाता है। उसी दौरान में पुलिस उनसे मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेती कि किसके साथ उसका ज़्यादा ताल्लुक है। तो एक नाम सामने आता है राना अब्दुल्ला। राना अब्दुल्ला जो कि मुल्ज़म है, जो मुल्ज़म है। अच्छा, उन्होंने कहा जी राना अब्दुल्ला के साथ उसका राब्ता था ज़्यादा। राना अब्दुल्ला अपने आप को राना एसओचओ भी कहलवाता है, उसके पास पिस्टल भी होता है, बदमाशी वगैरह का भी उसका कोई फैक्टर है। अब राना अब्दुल्ला कहाँ पे रहता है ये परवीन बीबी को नहीं पता। राना अब्दुल्ला का मोबाइल फ़ोन लिया जाता है, मोबाइल फ़ोन चेक करते हैं तो वो एक राना साजिद नाम के बंदे के नाम की सिम इशू है। निकलती है। जब इस एड्रेस पे पुलिस वहाँ पे पहुँचती है जो राना अब्दुल्ला का घर है, तो वहाँ पुलिस की खुशी की इंतहा ये नहीं रहती देखकर कि वही ग्रे वैगनार जिसके लिए उन्होंने पूरा शहर ढूंढ मारा था वो घर के बाहर खड़ी है। अच्छा, और तमाम अलामतों के साथ खड़ी है। वैगनार को फौरी तौर पे ये कब्जे में लेते हैं, में ले लिया। घर वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं जी राना साजिद तो मुल्क से बाहर होता है, ये गाड़ी राना वाजिद के ज़ेरे इस्तेमाल है। अब राना वाजिद पुलिस का कांस्टेबल है। राना वाजिद को पुलिस पकड़ लेती है, वो कहता है जी मैनू क्यों फड़दे पे हो, मेरा की कसूर है। तो वो कहते हैं कि ये गाड़ी इतने देर पहले आपके ज़ेरे इस्तेमाल थी। वो कहता है जी मेरे ज़ेरे इस्तेमाल नहीं थी, मेरा कज़न राना अब्दुल्ला है, ये उसके ज़ेरे इस्तेमाल थी, वो मुझसे मांग के ले गया था कि उसे बड़ी अहम ज़रूरत है कोई। अब आप देखें कि पुलिस तफ्तीश में तमाम कड़ियाँ आपस में मिलना शुरू हो गई। रेड करते हैं राना अब्दुल्ला के घर पे, राना अब्दुल्ला भाग जाता है, पुलिस उसका ताकुब करती है, ताकुब करके उसको गिरफ्तार कर लेती है। राना अब्दुल्ला की जब इंटरोगेशन की जाती है तो उससे गिरफ्तारी के बाद वो ग्लॉक पिस्टल, बड़ा कीमती पिस्टल, वो उससे बरामद हो जाता है और ये वही ग्लॉक पिस्टल है जो स्नेहा गिल को कत्ल करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। जी, जिससे उसने स्नेहा गिल को मर्डर किया। राना अब्दुल्ला की जब मज़ीद इंटरोगेशन करते हैं तो पता चलता है कि उसके साथ 2 लड़के और थे। एक उसका कज़न राना अब्दुल रहमान उर्फ जग्गू और दूसरा उसका दोस्त सैन। अच्छा आफ्ताब साहब, यहाँ मैं आपकी बात काट रहा हूँ। मेरी मुल्ज़म से भी बात हुई। मुल्ज़म से जब पूछा कि उसने ये इंतहाई कदम क्यों उठाया, क्यों उसने इस खातून को कत्ल किया, तो मुल्ज़म ने बड़ी अजीब सी मंतक पेश की। उसने कहा जी वो मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करती थी, वो मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करना चाहती थी। आप बताएं कि आपने तफ्तीश में
कौन से पहलुओं पर तफ्तीश की और क्या मुहरकात सामने आए? जी मलिक साहब, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है कि कोई कत्ल की तफ्तीश या कोई भी जुर्म की तफ्तीश उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक ये पता ना चले कि उस जुर्म के पीछे मोटिव क्या था, मारा क्यों, कत्ल क्यों किया। उसकी सूरत ये है कि राना अब्दुल्ला का और स्नेहा गिल का कुछ 2 साल से आपस में बहुत करीबी ताल्लुक चल रहा था। इसी दौरान में 3 महीने पहले राना अब्दुल्ला ने शादी कर ली, उसकी शादी हो गई। उसको लारा लगाया हुआ था स्नेहा को शादी का। स्नेहा का प्रोफाइल ये है कि इसकी पहले एक शादी हुई, वो तलाक हो गई, उससे एक बच्चा है, फिर उसने एक चाइनीज़ नेशनल से शादी की, 1 साल वो चली, वो ख़त्म हो गई। स्नेहा पार्टीज़ में भी जाने की शौकीन थी, वहीं पे इस दौरान राना अब्दुल्ला से मुलाकात होती है, 2 साल तक इनका ताल्लुक होता है। अब राना अब्दुल्ला लारा उसको शादी का लगाया हुआ है, शादी ये एक और लड़की से कर लेता है। उस बात को वो माफ़ नहीं करती, वो बार बार इसके घर आती है, वहाँ पे सीन क्रिएट करती है, अपने आप को ब्लेड मारती है कि चलो कोई बात नहीं, तुमने वो शादी कर ली, अब मुझसे भी शादी करो। जो ये अफोर्ड नहीं करता, फिर उससे तंग आकर जब इसको कोई और समझ नहीं आती, वो कहता है, राना अब्दुल्ला कहता है कि ये मेरे पास 2 ही रास्ते थे कि या मैं उसको मार देता या अपने आप को मार लेता। और स्नेहा ने उसे कहा था कि तुमने अगर शादी मुझसे ना की तो मैं खुदकुशी कर लूँगी या तुम्हें मार दूँगी। तो अब ये एक इंतहाई एक्सट्रीम सिचुएशंस आ चुकी थी जिस पर इस बंदे ने ये संगदलाना और एक्सट्रीम कदम उठाया। उसको बुलाया बहाने से, शराब पी इकट्ठी दोस्तों के साथ, उसको भी पिलाई, जिसकी उसको ज़्यादा पिला दी, वो अपने होश में नहीं थी। फिर उसको गाड़ी में डाला और महफूज वहाँ पे जगह पे जाके एक सोसाइटी में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, तो वहाँ पे उसने 7 गोलियाँ मारकर, सर में गोली मारी, गर्दन में मारी, पेट में मारी, यानी बड़े ज़ालिमाना अंदाज में उसको मर्डर करके फिर वहाँ से भाग गए। अच्छा आफ्ताब साहब, अंधे कत्ल की इस तफ्तीश को हम देखें तो इसके पीछे जो बुनियादी मुहरकात हैं वो माशराती बेरार रवी है। जी, आपने बहैसियत पुलिस ऑफिसर अपने कैरियर में ऐसे बेतहाशा मुकदमात की तफ्तीश की होगी, दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों मुल्ज़मान जो इनमें मुलविस थे उनको गिरफ़्तार किया होगा। बहैसियत पुलिस ऑफिसर आप क्या समझते हैं, मुआशरा किस डगर पर चल रहा है, क्यों ऐसे वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है? मलिक साहब, मेरा इसमें ऑब्जर्वेशन है एक पुलिस अफसर के तौर पे और एक सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के तौर पे मेरा मुख्तलिफ है। मैं इसको मुख्तलिफ अंदाज में लेता हूँ। देखें, डे 1 से जब से इंसान ने इस कुर्रा अर्ज़ पे कदम रखा है, क्राइम शुरू हो चुका था। पहला कत्ल काबिल ने हाबील को एक औरत के लिए किया। अब भी आप जितने भी जराइम देखें उसमें जन ज़र ज़मीन, उन दोनों में से कोई एक फैक्टर होता है। जो आप मुआशरती बेरारवी की बात करते हैं, ये इंसानी मुआशरे का एक हिस्सा है, इसको हम मुआशरे से अलहदा नहीं कर सकते। अब चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसमें सोशल इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसमें आपके सोशल मीडिया ने चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो उसकी वजह से वो क्राइम पहले होते थे छुप जाते थे। अब सोशल मीडिया 1 मिनट में पाकिस्तान में हुए क्राइम को अगले 2 सेकंड में दुनिया के हर कोने तक पहुंचा जाता है, और वाइस वर्सा, दुनिया के किसी भी कोने में होने वाला जुर्म पाकिस्तान तक आ जाता है। क्या समझते हैं कैसे ऐसे वाक़यात पर काबू तो नहीं पाया जा सकता, कैसे इन वाक़यात को कम किया जा सकता है? देखें, मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसे क्राइम के रोकने के लिए जो सबसे बेहतरीन फोरम है वो है आपका एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सिस्टम। इसी केस में आप देख लें, एक बच्ची 18 दिन पहले गायब हुई है, घर वालों को परवाह ही नहीं है कि वो गई किधर, कोई FIR नहीं, कोई रपड़ नहीं, कोई 15 की कॉल नहीं। आपको जो जुराइम से चीज़ बचाती है, आपको जो महफूज बनाती है, आपके बच्चों की जो तरबियत को सही लाइन पे चलाती है, वो आपका स्ट्रॉन्ग फैमिली इंस्टीट्यूशन है। बाप, माँ, बहन, भाई, ये जब इकट्ठे हो जाते हैं और एक ख़ानदान बन जाते हैं तो तमाम लोग महफूज हो जाते हैं। जब ये फैमिली सिस्टम ब्रेक होता है तो मेरी बात याद रखें, ख़ानदान का हर फर्द गैर महफूज हो जाता है। बाप के तौर पे, माँ के तौर पे, बड़े भाई के तौर पे, ये तमाम लोगों का फ़र्ज़ होता है कि तमाम फैमिली मेम्बर्स को इकट्ठा रखें, एक दूसरे की खबरगिरी करें, और अगर शाम 7 बजे के बाद घर का कोई फ़र्द नहीं आ रहा तो मैं समझता हूँ घर के किसी बंदे को नींद नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा होगा
क्राइम पे भी कंट्रोल होगा, मनशियात भी कंट्रोल होगी और ये जो मुआशरती बेरारवी है ये एक ख़ास लिमिट को क्रॉस नहीं करेगी। बात सुनी आपने SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन आफ्ताब अहमद फुलरवान की। उनका कहना है कि अंधे कत्ल की इस वारदात को ट्रेस कर लिया गया है और इस केस की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश भी की जा रही है। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह पुलिस ने अंधे कत्ल की इस वारदात को ना सिर्फ ट्रेस किया बल्कि इसमें मुलविस मुल्ज़म को भी गिरफ़्तार कर लिया। गिरफ़्तार मुल्ज़म से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का सिलसिला जारी है। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद मुल्ज़म को मिलेगी उसके किए की सज़ा। यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।